क्लास 12 चैप्टर 13 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे के चैप्टर को हमने पढ़ा। इस चैप्टर में कुल 6.4 तक दिया गया था। अब हम लोग प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका को सॉल्व करेंगे और आपका सवाल 100 से 150 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है कि महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। किसी भी प्रश्न को अगर समझना हो और सारे टॉपिक को अगर आपने समझ लिया है तो इस प्रश्न को आप बार बार दोहराएं और पढ़ें, तब आपके पास आपका सारा संपूर्ण चैप्टर का फिगर आ जाएगा और उसी फिगर में से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लेंगे। तो सवाल है कि महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि महात्मा गांधी की राजनीतिक करियर की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के डरबन से शुरू हुई। वहाँ उन्होंने काले गोरे का भेदभाव यानी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन को लड़ाई में जीता। ठीक है। जीतने के बाद महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश सन 1915 ईस्वी में करते हैं। वह भी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर करते हैं। जब गांधी यहाँ पर आते हैं तो उनको भी अब अपने ही देश में औपनिवेशिक सरकार के अंदर यहाँ के सामाजिक हालात को समझना होगा, राजनीतिक हालात के समझना होगा, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो है वह है आर्थिक हालात, जिससे कि हमारे भारतीय किसानों की कमर टूट चुकी थी। ठीक है। और एक तरफ आप देखिए यहाँ सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। हमारी बहुसंख्यक आबादी 80 से 90% जो थी वह गरीब जनता की आबादी थी, गरीब लोगों की आबादी थी। ठीक है। एक ऐसे वर्ग की आबादी थी जिनके पास ना कोई ताकत था, ना कोई पैसा था और ना ही किसी तरह का अमीर जैसा दिखने के लिए कोई संपन्नता थी। ठीक है। अब रही बात कि ये लोग थे तो थे क्या। निश्चित रूप से इन लोगों का कार्यशैली कृषि के उत्पादन के कार्यों से जुड़ा हुआ था। ठीक है। यानी कृषि के उत्पादन के कार्यों से जुड़ा हुआ था और इन्हीं कार्यशैली में इनका पूरा जीवन बीतता जा रहा था। एक तरफ जो राजे रजवाड़े थे, अमीर वर्ग के लोग थे, संभ्रांत परिवार के लोग थे, जमींदार थे, ताल्लुकदार थे। ठीक है। ये सभी लोग इनसे काफ़ी अच्छी स्थिति में जी रहे थे। इनकी स्थिति दयनीय नहीं थी। सर्वाधिक दयनीय स्थिति सामान्य लोगों का था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों के ऊपर कब्जा कर लेती है, ठीक है, तो कब्जा करने के बाद न जाने इनके ऊपर और भी कितना शोषण बढ़ गया। इसी शोषण में एक कड़ी और जुट जाती है अंग्रेज। अंग्रेज़ों के आने के बाद यही अमीर वर्ग के लोग जो कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, ये लोग भी यहाँ भी किसानों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब अंग्रेज डायरेक्ट किसानों का भी शोषण कर रहे हैं और साथ ही साथ राजे और महाराजे का भी शोषण चला आ रहा है। बनिस्बत इनका शोषण थोड़ा कम है। ये अब आधुनिक वेशभूषा शैली में जीने लगे हैं और ये बिल्कुल ही अंग्रेज़ों के यहाँ सरकारी नौकरी करने में बड़ा ही फ़ख्र महसूस करते हैं। ठीक है। बड़ा ही एहसान महसूस करते हैं। और लेकिन लगातार शोषण जिसका जारी रहा वह किसान संवर्ग का रहा, वह कृषि के उत्पादन कार्यों में लगे वर्गों का रहा। ठीक है। इसी सिलसिले में जब आज़ादी को एक निर्णायक मोड़ की तरफ ले जाना होता है तो गांधी जी ने सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में गांधी जी ने यह देखा कि जिनके लिए यह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है, और इसके उद्घाटन में वे ही यहाँ नहीं दिखते हैं। केवल और केवल यहाँ पर अमीर वर्ग के लोग ही दिखते हैं।
ठीक है। यहाँ न कोई गरीब जनता है, ना ही कोई वैसा किसान है जिनके बच्चे कभी यहाँ आकर पढ़ेंगे। तो इन्होंने इस समारोह में बोलते हुए कहा, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न तो डॉक्टर और न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। दरअसल इन्होंने वकील को इसलिए कहा और डॉक्टर को इसलिए कहा, ठीक है। जमींदार तो आप पहले से समझ रहे हैं कि जमींदारी प्रथा पहले से ही चली आ रही है, लेकिन ये जो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ठीक है, ये एक नया मध्यम वर्ग निकला है हमारे समाज में। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इस तरह के नए मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हो चुकी है, हो गई है। अब यही लोग नौकरी पेशा में ज़्यादा मिलेंगे, बट इनके माइंड में ऐसा नहीं है कि ये एक राजा की हैसियत से शासन करने की बात को सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर भी इन्होंने यह बातें कही और गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि वे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संपूर्ण भारतीय जनता को साथ में लेकर चलना चाहते थे, ठीक है। इसलिए मुझे सामान्य जन के जैसा और उनके हित के जैसा काम करना पड़ेगा। समर्थन हमें सामान्य जनता के लिए चाहिए, सामान्य जनता को साथ में लेकर चलने के लिए चाहिए, ना कि अमीर वर्ग के लोगों को, ना ही भद्रजन के लोगों को। इनकी संख्या कम है, ये शोषक हैं, ये समाज में पोषक नहीं शोषक हैं, और ये शोषक के पोषक हैं। मतलब फिर हमारी आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। जब तक हम एक निचले पायदान को, उसकी सारी समस्याओं को दूर नहीं कर लेते हैं, उनकी सारी बीमारियों को लगभग हम ख़त्म नहीं कर लेते हैं, तब तक उनमें ना तो आज़ादी का स्वाभिमान जगेगा और ना ही राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ वे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यही बातें गांधी जी ने कहा। सन 1922 ईस्वी तक गांधी जी असहयोग आंदोलन को लेकर एक जन नेता बन चुके थे, एक सामान्य नेता बन चुके थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 1917 ईस्वी में नील में, ठीक है, यानी नील उत्पादकों के खिलाफ, दैट मीन्स अंग्रेज़ों के खिलाफ, करने वाले तो किसान थे, चंपारण में पहला सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। इसी तरह बारदोली सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। इसी तरह अहमदाबाद में मिल मजदूरों के मालिकों के खिलाफ जो हड़ताल हुई, ठीक है, वहाँ पर सफल रहा। ये दरअसल एक मजदूर और एक किसान संवर्ग के साथ सारी घटनाएं चल रही थी और हड़ताल आंदोलन हो रहे थे, और यहाँ पर गांधी जी को सफलता मिलती चली जा रही थी। और इन हमारे दबे कुचले मजदूर और किसान संवर्ग को बिल्कुल राहत की सांस भी मिलने लगी थी, जो ये निर्णायक लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी कड़ी में गांधी जी ने अपने आप को मजबूत करते हुए, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद कुछ समय तक ये आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। आप ध्यान देंगे कि इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का सिर्फ ये तरीका चुना कि जब तक हम पूरे भारतीयों को और वैसे भारतीयों को उनके आधारभूत संरचना का हम विकास न कर दें, मसलन रोजी और रोटी का संबंध है, उनके पेट के लिए रोटी चाहिए, हम उनकी पेट की रोटी को कैसे दिला सकते हैं। वे बेरोजगार हो चुके हैं, हथकरघा उद्योग नष्ट हो चुका है, उन्हें बाज़ार में जो सिलाई मशीन के कपड़े हैं वे पसंद नहीं हैं, क्योंकि वे महंगे हैं, वे यूरोपीय तर्ज पर हैं, ठीक है, और हम उसका गुलाम बन चुके हैं। हमारे यहाँ जो कच्चे कपास माल है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीद कर ले जाती है और उसी को मशीन से सिलाए वस्त्रों को हमारे यहाँ लाके खपत करती है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने सामान्य लोगों के जैसा दिखने के लिए हस्तकरघा उद्योग को स्वयं हाथों में लिया। स्वयं अपने चरखे से सूत काटते थे और उसी चरखे से सूत करते हुए कपड़े से जो बिनते थे उसी कपड़े को पहनते थे। ऐसा ही सारे लोगों को प्रमोट करना चालू कर दिया और लगभग देश में ऐसी ही परंपरा चल पड़ी। और इसी परंपरा के तहत लोग फिर क्या किए, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना चालू किए। नीति क्या था? यह सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दो ऐसी नीति थी जहाँ पर हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गांधी जी स्वयं एक साधारण किसान की तरह अपनी वेशभूषा को पहनते थे। वे अमीर के जैसा दिखने के लिए या फिर अमीरी जैसा पोशाक कभी पसंद नहीं किए।
और ताउम्र जब तक उनको गोली मारी गई तब तक उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर एक धोती ही टंगा रहा, एक धोती ही पहने रहे। ठीक है, तो समझिए उन्होंने इतने बड़े महान काम किए और गरीबों के साथ उन्होंने अगर लगन से, पूरी मेहनत से उनके जैसा अगर कोई दिखने का काम नहीं करेंगे, उनके स्वभाव में रहकर उच्च विचारों को उनके साथ पालना नहीं करेंगे, तो आंदोलन को मजबूती कैसे मिलती। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन के दौरान और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यही लाखों की संख्या में दबे कुचले वर्ग, किसान और यही निचले तबके के लोग ही महात्मा गांधी के साथ खड़े हुए थे। बाकी जो कुछ लोग थे वे तमाशबीन बने रहे, वे तमाशा देखते थे। ठीक है, कुछ लोगों को तो मज़ा आ रही थी। खैर जो भी हो, गांधी जी ने जन सामान्य के प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण रहा। प्रश्न 2 है, महात्मा गांधी, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। सदियों से हमारे यहाँ के किसानों दबे कुचले और निःशब्द में जी रहे थे। निःशब्द कहने का मतलब है उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जिससे कि वे अपनी शिकायत, अपने शोषण की शिकायत, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द की पीड़ा, ठीक है, किसी को कह सके। बीच में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने इसके उत्थान के लिए थोड़े बहुत काम किए, लेकिन उससे पूरे इस किसानों की जिंदगी सुधरने में मदद नहीं मिली। ठीक है, और अंग्रेजों से इन्होंने भयावह तरीके से शोषण झेलना चालू किया और इसी बीच में ये बार बार अपने लोगों के बीच में से एक ऐसे लोकोपकारी और चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण व्यक्ति की आशा कर रहे थे जो बिल्कुल ही महात्मा गांधी के लिए, बिल्कुल ही यहाँ के किसानों के लिए एक भगवान के जैसा, साक्षात रूप में दिखने के जैसा था। महात्मा गांधी ने यही काम किया जो किसान चाहते थे। आपने देखा कि चंपारण में नील उत्पादकों ने किस तरह से महात्मा गांधी को आने का न्योता दिया और स्टेशन पर हजारों की संख्या में भीड़ लगाए रखा। ये किसान अपने नज़दीक आशा को तो देख ही रहे थे, प्लस दूरगामी आशा को भी लगाए हुए थे। ठीक है, वे हर अपनी उन कष्टों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी की आशा करते थे जिनसे बिल्कुल अंग्रेज सहमत नहीं थे। बीच बीच में अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी। देखिए, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए दी गई है। जैसे महात्मा गांधी को वे अपना उद्धारक मानते थे। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? एक ध्यान देंगे, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? तो आपको पता है कि नमक के बिना हम एक पल भी खाना नहीं खा सकते हैं, ये पता है। इसका मतलब है कि नमक पर पहले से भी किसी राजा, महाराजा या शासक ने भी टैक्स नहीं लगाया था। नंबर 2। नंबर 3 है कि नमक का उपयोग एक गरीब गुरबे से लेकर, यानी एक झोपड़पट्टी से लेकर महलों तक के लोग करते थे। क्लियर है? लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई, औपनिवेशिक सरकार यहाँ पर आई, तो इन्होंने इस नमक पर भी टैक्स लगाने का फैसला किया। रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स लगाने का फैसला किया। अब ये क्या किया, इनके नज़र में ये रास नहीं आ रहा था कि लोग प्राकृतिक में जो स्वतंत्र रूप से नमक अवेलेबल है वह उसको खरीदे, वह उसको इकट्ठा करे। ठीक है, बिल्कुल
वह चाहता ये था क्या, तो देखिए कि नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हो। इससे मेरा खजाना भरेगा, हम टैक्स वसूलेंगे तो मेरा राजकोष भरेगा। नंबर 2, जन सामान्य नमक कानून को घृणा दृष्टि से देखता था। प्रत्येक घर में नमक भोजन का एक अपरिहार्य अंग था, बतला दिया है मैंने आपको। नंबर 3, नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था, और बिल्कुल ही है। इस तरह के कानूनों का हमेशा विरोध करना चाहिए जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। यही कारण हुआ भी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो गई दांडी यात्रा से। प्रश्न 4 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? तो लाजमी है कि हम लोग जितना भी जो कुछ अभी पढ़ रहे हैं बाय बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन उस दौर में जितनी भी पत्रिका थी, पत्रिकाएं छपती थी, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का कवरेज किया करती थी। आज जिस तरह से मीडिया में आता है ना, उसी तरह से उस दौर में भी मीडिया में प्रकाशित किए जाते थे। अब सावधानी पूर्वक हमें यह सोचना होगा कि वह मीडिया अगर औपनिवेशिक सरकार की है तो वह औपनिवेशिक सरकार से संबंधित बातें ही इस राष्ट्रीय आंदोलन को दर्शाएगा, तो घटना मिलता है। ये हो गया पहला। नंबर 2 है कि सारे पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में छपते थे और औपनिवेशिक सरकार की अंग्रेजी भाषा में, बाकी यहाँ पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपते थे। समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनसे हमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या सोच थी, क्या दृष्टिकोण थी, इसके बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी की गतिविधियां उस पर नज़र रखी जाती थी, क्योंकि गांधी जी से संबंधित समाचारों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता था और अतः समाचार पत्रों से महात्मा गांधी और उनकी घटनाओं का एक सूचना मिलता है। हमें यह भी पता चलता है कि जन सामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी। समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं नेताओं के विषय में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के विचार मिलते हैं। ये बिल्कुल है आपको लिखना, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? तो फिर वही सारी बातें आपको लिखने हैं। चूँकि चरखा गरीबों को एक रोजगार दिलाता था, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाता था। हमारे यहाँ की अधिकांश आबादी जो पहले चरखे से बने हुए कपड़े को ही पहना करती थी, ठीक है, लगभग आबादी आप कहिए, उसके दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद लद गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब मशीनों से बने हुए कपड़े को भारतीय बाजार में उतार दिया है। नतीजा ये हुआ है कि यहाँ के मास लेवल पर लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। तो इस बेरोजगारी को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने चरखे को चुना। इससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी बल्कि उनके लिए रोजगार मिलेगा, भरण पोषण होगा, पेट पाल लेंगे वे। देखिए, निम्नलिखित पर एक लघु लेमन लिखिए 250 से 300 शब्दों में। यह सहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? देखिए, सबसे पहली बात है, ये मैंने आपको समझा दिया था, सहयोग नहीं करना यह सहयोग कहलाता है।
और जब ऐसे मास लेवल पर यानी बहुत अधिक संख्या में पब्लिक लोग ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर देंगे तो यही असहयोग आंदोलन कहलाता है। दरअसल रॉलेट एक्ट जैसे कानून के वापस लिए जाने के लिए ही इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ये एक प्रतिरोध आंदोलन इसलिए भी था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को हमारे राष्ट्रीय नेता दंड दिलाना चाहते थे, जो अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के लिए उत्तरदायी थे। इस मामले में भी प्रतिरोध था, क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन को सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता के असहयोग को अभिव्यक्त करना था। ये प्रतिरोध इस मायने में भी था, अपनी आज़ादी की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए सरकारी नौकरियों, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में भाग न लेकर, सरकारी करों का भुगतान न करके और सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे। यह सहयोग आंदोलन सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए बिल्कुल ही सर्वसाधारण और वकीलों को आह्वान किया और इन लोगों ने अदालत जाने से मना भी कर दिया। सिक्स है कि इसका व्यापक प्रतिरोध का प्रभाव सभी जगह पर पड़ा, कस्बे में पड़ा, नगर में पड़ा, ठीक है। और जानकारी के अनुसार आप देखिए डाटा कितना होता है। सन 1921 ईस्वी में 396 हड़तालें हुई, जिनमें लगभग 6 लाख श्रमिक शामिल थे। लाजमी है, इस मायने में भी था। ग्रामीण असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था। देखिए यहां पर पड़ा। प्रश्न 7 है कि गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। तो लाजमी है कि हमारे इतिहास के स्रोत के अनुसार सन 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 32 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये गोलमेज सम्मेलन सिर्फ भारत के राजनीतिक हालात के अध्ययन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था, बनाया गया था और बुलाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से कही कि जब तक हमें प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी नहीं करने देंगे, राजनीतिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी बात को मानने से इनकार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इरविन भी समझौता करने के लिए कई बार लंबी बैठकें की और सहमति बना कैदियों को रिहाई को लेकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की अनुमति देना। देखिए किस तरह से इन्होंने बना। प्रश्न 8 है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। तो डिटेल्स है, मैं आपको संक्षिप्त में चर्चा कर दूं कि सन 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी का काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इवन कहो आप 1915 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी का काल, ठीक है, जो कि इसी समय महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। और प्रवेश होने के बाद महात्मा गांधी अपने नए नए राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो अहिंसा पर आधारित है, ठीक है।
आपने देखा कि किस तरह से सत्याग्रह को चलाया, फिर असहयोग आंदोलन को चलाए, ठीक है। फिर आपने देखा असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसका आप डिटेल्स लिखना है आपको। प्रश्न 9 है, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यौरों से किस तरह भिन्न होते हैं? तो पहले भी मैंने आपको कहा था कि निजी पत्र जो होता है वह स्वयं अपनी मानसिक दशा की स्थिति को, उस समय की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए लिखता है। जैसे गवर्नर जनरल का निजी पत्र, निश्चित रूप से वह अपने हित को ध्यान में रखकर लिखा होगा, फिर भी हमें उस पत्र का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में। आत्मकथा, किसी व्यक्ति का आत्मकथा है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं उसका एक झुकाव रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें सावधानीपूर्वक इसके आंकड़े का इस्तेमाल करना होता है। सरकारी आंकड़ा से भिन्न इसलिए होता है कि उसका सटीक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इन 3 आंकड़ों से अगर मिला लिया जाए और अगर लग जाए पता कि एक ही आंकड़ा है तो इससे आसान हो जाता है।